हमने हाइड्राइड्स डिस्कस किए थे। पंकज रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ जी, तो देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन डिस्कस किया था हमने, जिसमें हमने हाइड्राइड्स के बारे में देखा था। हाइड्राइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, उनका जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है, उनका जो बॉन्ड एंगल है, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे, E2O3 और E2O5 टाइप के। ठीक है, फिर हमने देखा था रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, और फिर हमने देखा था रिएक्टिविटी विथ मेटल्स। ठीक है, तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने डाइनाइट्रोजन गैस के बारे में देखा था कि डाइनाइट्रोजन को हम बनाते कैसे हैं। तो उसका एक कमर्शियल तरीका है और एक इंडस्ट्रियल तरीका है। तो कॉमर्शियली हम डाइनाइट्रोजन को बनाते हैं बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, और लेबोरेटरी में हम बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ करवाते हैं, जिससे आपको N2 गैस मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड भी थे जिसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस किया था, है ना, हीट करने पे भी नाइट्रोजन मिलती है। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट वाला मेथड देखा था, जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगी और Cr2O3 जो ग्रीन सॉलिड है वो मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। वैसे ही हमने NH4NO2 को हीट करके भी N2 बनाया था। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए हमें बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करने पे मिलेगी, है ना। तो प्रिपरेशन वगैरह डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ N2। प्रॉपर्टीज ऑफ N2। तो नाइट्रोजन गैस की है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो N2 गैस होती है उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, दिस इज कलरलेस गैस, कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, इसलिए ओडोरलेस गैस होती है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो टेस्टलेस भी होती है, और टॉक्सिक भी नहीं होती, तो नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है। हाँ जी, नाइट्रोजन गैस है वो नेचर में आइसोटोप की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, टू स्टेबल आइसोटोप है इसके, जो कि N14 और N15। आइसोटोप वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो ये दो स्टेबल आइसोटोप है इसके, N14 और N15। देखो नाइट्रोजन है, ये एक नॉन पोलर है ना, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, और इसका यदि डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इसकी जो वाटर के अंदर जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। हाँ जी, दिस इज द नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो वाटर में इसकी लो सोल्युबिलिटी होती है, सो लो सोल्युबिलिटी इन S2। ठीक है, वाटर में इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो लो होती है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। हाँ जी, वो भी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। लो MP एंड BP होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं, देखो हमें पता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, इसमें एक सिग्मा और दो पाई है। ठीक है, और ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2p2p ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, है ना, इसलिए N2 क्या होता है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। हाँ जी, मैंने पढ़ाया था आपको, N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो नाइट्रोजन है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ भी, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा, बट यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे
यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो नाइट्रोजन रिएक्शन कर सकता है। हाँ जी, ठीक है, टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे तो नाइट्रोजन रिएक्शन कर सकता है, मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल के भी साथ रिएक्शन कर सकता है। यदि आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ मेटल एंड ऑल्सो विथ नॉन मेटल। जैसे लिथियम है, अब लिथियम और नाइट्रोजन है, इनकी आप रिएक्शन करवा दो और हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखो, ठीक है, तो लिथियम वो नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्राइड बनाता है। तो Li3n नाम का कंपाउंड क्या हो जाएगा? बन जाएगा, जिसमें लिथियम पे चार्ज आएगा बच्चों +1 और नाइट्रोजन है वो एक नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा -3। एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो आप। इधर 2 नाइट्रोजन, ठीक है, तो इधर 2 लगा दो, इधर 6 लिथियम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है, लो पे नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा एल्कली मेटल में सिर्फ एंड सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है ना। ये चीजें है ना, पहले की चीजें हैं जो वापस रिवाइज हो सकती है आपको यदि आप ध्यान दे तो, ठीक है। एल्कली मेटल में ओनली एंड ओनली कौन बनाता है? लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऑल एलिमेंट्स फॉर्म नाइट्राइड्स, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को ले लें हम, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन और हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखे तो Mg3N2 नाम का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पे 3 लगा सकते हो। हाँ जी, ठीक है। ये तो ही मेटल के साथ रिएक्शन। अब नॉन मेटल के साथ हम रिएक्शन देखें, जैसे बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है N2 + 3S2, N2 + 3S2 और जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। हाँ जी, और ये इसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है बच्चों वो आयरन होता है। आयरन को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। आयरन भी यूज कर सकते हो, आयरन ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, और यदि आप प्रोमोटर यूज करो, यदि रिएक्शन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो यू कैन इंक्रीज मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में हम और देखेंगे। हाँ जी, देखो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे कंबाइन नहीं होगी, बट यदि हम स्ट्रेटोस्फेयर पे देखें तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ना। और यदि हाई टेम्परेचर है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लेती है कितने टेम्परेचर के ऊपर? 2000 केल्विन के ऊपर, है ना। यदि आप 2000 केल्विन टेम्परेचर रखो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लेगी, बिकॉज नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। 2000 टेम्परेचर के पास इतनी एनर्जी होगी कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसको एक्सीड कर देगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा एन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में पाई बॉन्डिंग के थ्रू क्या बना लेंगे? एनओ गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब इसके यूजेज की बात करें हम नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होती है ना, वो कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे नाइट्रोजन गैस के यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो मेन यूज होता है वो अमोनिया बनाने के काम आती है ना, NH3 की प्रिपरेशन में काम आती है, हेबर प्रोसेस में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड, CaNCN, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड होता है ना, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा शायद एस ब्लॉक में, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी क्या होता है, आपकी नाइट्रोजन गैस होती है वो यूज होती है। इसके अलावा जो स्टील इंडस्ट्री होती है, जो स्टील इंडस्ट्री होती है वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, कई बार ना हाई प्रेशर को चाहिए, हमें कई बार क्या करना चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। तो वहां पे प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम बाकी कोई और गैस यूज नहीं कर सकते, या तो हम इनर्ट गैस यूज करें, ठीक है। तो नाइट्रोजन है वो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, इनर्ट होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को भी हम इनर्ट गैस की तरह यूज कर सकते हैं इन स्टील इंडस्ट्री, है ना। और नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। जो कूलिंग का काम है वो नाइट्रोजन गैस कर सकती है। नाइट्रोजन गैस क्या कर सकती है? कूलिंग का काम कर सकती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, एक होता है लाइफिलाइजेशन, ठीक है। दो एक टेक्निकल वर्ड है, एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन और एक होता है लाइफिलाइजेशन, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो लाइफिलाइजेशन होते हैं वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन होता है, ठीक है। और इतना लो टेम्परेचर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बायोलॉजिकल जो स्पीसीज होती है, बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है या जो भी आपकी सेल्स है ना, तो ये तभी सरवाइव कर सकती है जब टेम्परेचर क्या हो, लो हो, ठीक है। तो जितनी भी वैक्सीन बनाने की जो कंपनीज होती है वहां पे टेम्परेचर को लो रखा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए हम N2 गैस को यूज करते हैं, बिकॉज N2 गैस है
वो लो टेम्परेचर बनाने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को हम रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना। वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना। हाँ, वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो कि टेम्परेचर को क्या कर देती है, लो कर देती है। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस को जब कूल करेंगे तो बन जाती है। ठीक है, इफ यू कूल नाइट्रोजन गैस, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लिक्विड नाइट्रोजन बन जाएगी, है ना। हाँ जी, कोई डाउट है N2 गैस के अंदर? देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग नाइट्रोजन गैस, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेज? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गैस है वो है अमोनिया गैस। सेकेंड गैस है वो है NH3, अमोनिया। फर्स्ट वाला यूजेज मतलब जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया बनाने में यूज होती है, NH3 बनाने में यूज होती है ना, हेबर प्रोसेस में। N2+3H2 2NH3। और जो CaNCN होता है वो कैल्शियम साइनामाइड होता है। CaNCN है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मैंने आपको एस ब्लॉक में बताई भी थी। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर वाला होता है कंपाउंड। ठीक है, हाँ जी, आयनिक कंपाउंड होता है इस तरह से। और ये कैल्शियम साइनामाइड होता है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। एक नाइट्रोलिन नाम का फर्टिलाइजर होता है जिसको बनाने में आपका कैल्शियम साइनामाइड को हम यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कैल्शियम साइनाइड में ये वाला जो पार्ट है, जो एनाइनिक पार्ट है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आप काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NCN और OCO में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अमोनिया गैस। अब जो अमोनिया गैस है वो मेनली नाइट्रोजन गैस से ही बनती है। ठीक है, और अमोनिया गैस है उसको बनाने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक स्मॉल स्केल के ऊपर और एक लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अमोनिया गैस को हम स्मॉल स्केल पे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एट स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे अमोनिया गैस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। देखो, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2, NH2 CONH2। इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। अमोनियम कार्बोनेट नाम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरह से। ठीक है, दो NH2 ग्रुप है ना, वो वाटर से H+ लेके अमोनियम आयन बना लेते हैं। अमोनियम कार्बोनेट नाम का एक इंटरमीडिएट पहले बनता है, इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट आगे ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके आपको 2 मोल अमोनिया गैस देगा। ठीक है, 1 मोल CO2 देगा, बाकी आपको वाटर देगा। ठीक है, ये कुछ वैसे ही रिएक्शन जैसे आप फील्ड के अंदर या फार्म के अंदर जो क्रॉप्स होती है उनके अंदर हम जब यूरिया डालते हैं, है ना, तो यूरिया डालते समय हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो क्ले है, जो सैंड है ना, उसमें वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप यूरिया डालोगे तो यूरिया का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस होकर वो कौन सी गैस प्रोवाइड करेगी, अमोनिया गैस प्रोवाइड करेगी। और जो अमोनिया गैस है वो एसेंशियल है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उसकी ग्रोथ के लिए अमोनिया गैस है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, हाँ जी। तो हम यूरिया के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी मेथड है ना, ये बनाना बहुत ही आसान होता है। NH2CONH2 की रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो अमोनियम कार्बोनेट का एज ए इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और यदि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो अमोनिया गैस देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
इसके अलावा और भी मेथड है जिनसे हम बना सकते हैं, वो कौन कौन से देखो, एक मिनट। स्मॉल स्केल पे बनाने का जो दूसरा मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, NH4Cl की रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दो, ठीक है, स्लेग लाइम से करवा दो जी। तो आपको पता है कैल्शियम पे चार्ज होता है वो +2 होता है, Cl पे चार्ज होता है वो -1 होता है। तो यहाँ कैल्शियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस यहाँ 2 मोल अमोनिया रिलीज हो जाती है, ठीक है। और NH4+ है, ये किससे मिलके बना होता है, NH3+H+, और H+ और OH- आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो रिएक्शन को किस तरह से आप याद कर सकते हो कि आप NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो जो Cl नेगेटिव आयन है वो Ca+2 से जुड़ जाएगा, तो CaCl2 बन जाएगा। और हमें पता है जो NH4+ होता है, NH4+ होता है वो मिलके बना होता है अमोनिया +H+ से, है ना, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपकी जो NH3 है वो अलग हो जाती है, और H+ और OH- है आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अमोनिया गैस को स्मॉल स्केल पे बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है हम ये बेस यूज करें या ये सॉल्ट यूज करें, आप कोई अदर सॉल्ट भी यूज कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। क्लोराइड सॉल्ट की जगह आप यदि सल्फेट सॉल्ट लो, है ना, सल्फेट सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH, है ना, ये दूसरा बेस ले लिया मैंने। तो Na+ है, वो NiSO4 2 नेगेटिव के साथ ऐड होगा तो आपको 2 मोल Na+ चाहिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन गया, प्लस जैसे ही 2 मोल अमोनिया रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और H+ और OH- मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल के मेथड है ना। यूरिया का हाइड्रोलिसिस हमने देखा है, हमने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन स्लेग लाइम से करवा के देखी है, फिर हमने अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन किससे करवा के देखी है, NaOH से करवा के देखी है, ठीक है। तो यहाँ ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन हो क्यों रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बेस है, दिस इज द बेस। और ये जो सॉल्ट है ना, ये कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है ना, ये क्या है, एक तरह से एसिडिक सॉल्ट है, बिकॉज ये जो सॉल्ट है ये HCl और NH4OH से मिलकर बना होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, NH4OH वीक बेस था, तो एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो सॉल्ट है वो एसिडिक रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, और आपस में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एडिशनली अमोनिया गैस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट। हर्षिन यू आर सो लेट, कल भी लेट आई थी, आज भी लेट आई थी। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन है ज्योति का। ध्यान रखो थोड़ा, रोज रोज नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमोनिया बनाने का जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। एट इंडस्ट्रियल स्केल पे हम बात करें, एट इंडस्ट्रियल स्केल, तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो हेबर्स प्रोसेस यूज होता है, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया लार्ज स्केल पे बनाई जाती है हेबर प्रोसेस से, और हेबर प्रोसेस में क्या होता है, 1 मोल नाइट्रोजन की रिएक्शन हम 3 मोल हाइड्रोजन से करवाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम आता है यहाँ पे, 2 मोल NH3 बनता है। हाँ जी। और ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी डेल्टा H होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, डेल्टा H नेगेटिव होती है। हाँ जी।
तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हमें कंडीशंस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। आपने यदि सुटेबल कंडीशन ना रखी तो रिएक्शन किधर जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लाने के लिए हमें कुछ सुटेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या होती है सुटेबल कंडीशन? मैक्सिमम यील्ड बनाने के लिए जो सुटेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है, मुझे बताओ। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी या हाई टेम्परेचर पे? बोलिए। हाँ, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी। तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड होता है 700 केल्विन के आसपास। ये भी लो ही है ना, हमारे लिए लग रहा है कि ये हाई है ना। ये लो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है 700 केल्विन के आसपास। बताओ प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर या लो प्रेशर? बताओ यहाँ से, ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाएगी या लो प्रेशर पे जाएगी? क्या कहते हो, प्रेशर को कैसे चेक करते हैं, प्रेशर से हम कैसे करते हैं? बताओ, रीजन भी बताओ। रीजन कैसे दोगे, हाई प्रेशर दोगे या लो प्रेशर रखोगे मेंटेन? भूल गए ना? यही तो भूल है, बार बार बस भूलना भूलना। हाँ देखो, ध्यान दो, प्रेशर हाई करना है या लो करना है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, है ना, लीचेटियर प्रिंसिपल में, तो रिएक्शन रिएक्शन हाई मोल से लो मोल की तरफ जाती है। हाई मोल से किधर जाती है, लो मोल की तरफ जाती है। यदि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमेशा हाई मोल ऑफ गैस टू लो मोल ऑफ गैस की तरफ जाती है। हम गैस के मोल ही देखने हैं ना, किसी लिक्विड के मोल नहीं देखने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसमें बच्चों कितने मोल है, 1 मोल N2 का, 3 मोल हाइड्रोजन का, देयर आर 4 मोल। देयर आर 4 मोल इन रिएक्टेंट साइड, और इन प्रोडक्ट साइड 2 मोल NH3 है, तो 2 मोल है। तो देखो, रिएक्टेंट में 4 मोल है और प्रोडक्ट में 2 मोल है ना, हाई टू लो है। तो हमें प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है 20 मेगा पास्कल के आसपास। 20 मेगा पास्कल को आप 20 इंटू 10 पावर 6 पास्कल भी बोल सकते हो, और एटीएम में चेंज करना हो तो 200 एटीएम भी बोल सकते हो, है ना। ये 200 एटीएम के भी इक्वल है। हाँ जी। और थर्ड जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट ये होता है। यहाँ पे कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड होता है, और कुछ अमाउंट में यहाँ पे एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड भी ऐड होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड भी हाई यील्ड के लिए यूज होते हैं। तो आपको ये कैटलिस्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये है आपका हेबर प्रोसेस, और बहुत ही आसान है बिल्कुल। इसमें ना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड किस कंडीशन में जाएगी, इन सब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, जो भी कंडीशंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेबर प्रोसेस में अमोनिया की हाई यील्ड के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। यदि आप अमोनिया की मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेन करना चाहते हो, व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशन? तो इसमें आपको लो टेम्परेचर 700 केल्विन, हाई प्रेशर, और कैटलिस्ट है वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्यूमिना प्लस K2O। ठीक है, इनकी स्मॉल अमाउंट यूज होती है। ओके, इसके अलावा देखो, इंडस्ट्री में एक और मेथड है बनाने का, है ना, और भी मेथड है। देखो, इंडस्ट्रियल तो एक ही है, इसके अलावा अदर रिएक्शन भी कई बार पूछ ली जाती है ना। वो आपको कैसे ध्यान में रखनी है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ आपको। मेडिकल के स्टूडेंट को सिर्फ एनसीईआरटी से पूछी जाएगी। ठीक है, हाँ जी। एक आप कैल्शियम साइनामाइड है, CaCN2 है, इसके हाइड्रोलिसिस से भी आपको अमोनिया गैस मिलती है। हाँ जी, इसके हाइड्रोलिसिस से भी आपको क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है। मतलब क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, बना के दिखाओ, क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स हियर जो बन सकते हैं आपकी नजर में? अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा, बाकी और बनकर बना के बताओ।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो अमोनिया तो 2 मोल बन गए अमोनिया। बच गया क्या, सी ए बच गया, सी बच गया, है ना, कैल्शियम कार्बन बच गया, और इधर से इधर कितने बच गए, OH बच गए ना 3, है ना। OH नहीं, इधर तो हाइड्रोजन चले गए, इधर ऑक्सीजन ही बचे सिर्फ, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अमोनिया प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा जैसे आप अमोनियम सल्फेट का डिकम्पोजिशन करा लो, थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम सल्फेट का, तो ये भी आपको अमोनिया गैस देगा प्लस H2SO4 दे देगा, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से भी आपको अमोनिया मिलेगी, अमोनियम कार्बोनेट से भी बन सकता है ना। अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फोरेट से भी बन सकता है, अमोनियम सॉरी अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, ये भी आपको अमोनिया गैस देगा। तो ये अदर रिएक्शंस है कुछ, है ना। हाँ जी, जो आपको एक बार पढ़नी है फिर भूल जानी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए, बस इनके ऊपर एक बार नजर आपको डाल लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार भी आपका देखा हुआ है तो आप प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ NH3 के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ NH3, चलो। अब जो NH3 गैस है उसका कोई कलर तो नहीं होता, ठीक है, कोई कलर तो नहीं होता, बट उसकी एक स्मेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल बोलते हैं। हाँ जी, जो NH3 है वो कलरलेस है, यस, बस इसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल, ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है, सोफोकेटिंग ऑर्डर होती है। मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे बस स्टैंड पे, जो सरकारी बस स्टैंड वगैरह होते हैं वहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ नहीं करते, ठीक है, तो जो यूरिन से जो गंध आती है, ठीक है, हाँ जी, उसमें यूरिन में अमोनिया गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं। और यदि आप लेबोरेटरी में यदि एक्सपेरिमेंट करते हो तो अमोनिया गैस को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो वहां से आप स्मेल को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिटेक्शन का तरीका है, मतलब हर गैस का एक डिटेक्शन का तरीका होता है ना। जैसे अमोनिया गैस है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हो। H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी रोटन एक स्मेल होती है तो उसको भी हम स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ गैसेज को हम कलर से डिटेक्ट करते हैं, जैसे NO2 गैस होती है, वो ब्राउन कलर की होती है तो उसका कलर देखते हैं हम, ठीक है। कई गैस का कलर पिंक होता है तो उसके बाद बेसिस पे हम कलर से डिटेक्ट कर पाते हैं। कई ऐसी गैस होती है जिनका कोई कलर भी नहीं होता, कोई टेस्ट भी नहीं होता उनका, ठीक है। तो ऐसी गैस को चेक करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस भी होती है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बर्न करते हो इन ऑक्सीजन, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है ना, ब्लू फ्लेम के साथ क्या होती है, बर्न होती है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फ्लेम टेस्ट से देखते हैं, ठीक है। वैसे आपकी जो अमोनिया गैस है उसका हम स्मेल से भी टेस्ट कर सकते हैं और फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं। अमोनिया गैस को आप जब बर्न करोगे तो येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है, ठीक है। बट अमोनिया को तो आप डायरेक्ट स्मेल से ही टेस्ट कर सकते हो ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक एक टेस्ट हो गया ये, है ना। तो अमोनिया गैस है वो कलरलेस होती है, पंजेंट इसकी स्मेल होती है। हाँ जी, अमोनिया गैस है वो सॉलिड में भी H बॉन्डिंग बना सकती है और लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है ना। अमोनिया है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वैसे तीनों फेज में H बॉन्डिंग बना सकती है, पर मैक्सिमम H बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड में होती है और फिर लिक्विड में होती है। गैस फेज में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है गैस फेज में, ठीक है, जिससे H बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ जी, तो अमोनिया गैस है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं, एक्सपेक्टेशन से हायर होते हैं। मतलब हम तो देखते हैं इसके मोलर मास के बेसिस पे, क्योंकि मोलर मास तो इसके हाइड्राइड्स में सबसे कम है। 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स है उसमें आप अमोनिया का मोलर मास देखो तो 17 ग्राम है। हाँ, तो जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, बिकॉज जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतनी वंडरवाल फोर्सेज की वैल्यू ज्यादा होती है, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होता है। बट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है, हाई MP एंड BP ड्यू टू H बॉन्डिंग।
तो H बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर हम बात करते हैं इसकी शेप के इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एक बच्चों लोन पेयर होता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है। जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है वो 109 डिग्री से कम होगी। ठीक है, अरे एच बॉन्डिंग नहीं करेगी क्या? अमोनिया अमोनिया के मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग नहीं कर सकते? जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये लोन पेयर के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब आपका हाइड्रोजन है वो किसी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सॉलिड फेज में ज्यादा होती है, बिकॉज सॉलिड फेज में क्या होगा, मॉलिक्यूल है वो क्लोज आएंगे, है ना, मॉलिक्यूल है वो क्लोज आएंगे, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी। और जैसे जैसे आप फेज चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दूर दूर जाएंगे और एच बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी अमोनिया में। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग जो मोर होगी सॉलिड फेज में, फिर लिक्विड में और गैस फेज में सबसे कम होगी। ठीक है, तो गैस फेज में काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाएंगे तो उसमें एच बॉन्डिंग हो पाना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगी। तो अमोनिया गैस है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 इन अमोनिया? टेल मी। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, अभी भी कई स्टूडेंट गलती बता रहे हैं। अरे जब स्ट्रक्चर पता है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 3 है, और लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 1 है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या रहेगा? sp3 रहेगा। क्या रहेगा? sp3। देखो जो पी ब्लॉक चैप्टर है, हो सकता है आपको लगे कि तो थ्योरेटिकल है, बट यदि आप केमिकल बॉन्डिंग के बेस को ध्यान में रख के चलते हो तो पी ब्लॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे बोर्ड में हो चाहे नीट में हो। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ पूरी पूरा एकदम चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो पीरियोडिक टेबल है, जो केमिकल बॉन्डिंग है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, यूज होते हैं। यदि वो आते हैं आपको तो आपको याद करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती यहाँ पे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाँ, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री होना चाहिए, बट लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्सन होगा, तो एंगल है वो कम हो जाता है, और कितना हो जाता है? 107 डिग्री 8 मिनट हो जाता है। कितना होता है? 107 डिग्री 8 मिनट हो जाता है। बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री होती है और शेप क्या रहेगी? बताओ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या रहेगी? तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, sp3 में हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। पर यदि शेप की मैं बात करूं, ठीक है, शेप है वो ज्योमेट्री के एक जैसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, बाई पिरामिडल नहीं होगी। ठीक है, गलती कर रहे हो, ट्राइगोनल पिरामिडल, या आप इसको पिरामिडल भी बोल सकते हो। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो sp3d में होती है, लाइक PCl5 में होती है। जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, इसको आप पिरामिडल भी बोल सकते हो। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस?
फिर देखो अमोनिया गैस की वाटर में सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज अमोनिया गैस है वाटर के साथ एच बॉन्डिंग भी कर सकती है ना, देयर इज नो डाउट। ठीक है, और अमोनिया है वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकती है। ठीक है, यदि आपको कहीं ऐसे बोल दिया जाए है ना, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करें, बताओ अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कोई अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकती है बताओ? अमोनिया की वाटर के साथ हम रिएक्शन कराए, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, तो आप जानते हो अमोनिया एक बेस की तरह काम कर सकती है। किसकी तरह काम कर सकती है? बेस की तरह काम कर सकती है। हाँ वेरी गुड। अच्छा, एक बेस की तरह काम कर सकती है, और जो वाटर है वो एम्फोटेरिक होता है ना, तो वाटर यहाँ एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, है ना। बेस क्या करते हैं, है ना, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो स्पीसीज होते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं ना। आपको याद होगा आई थिंक आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो वाटर है यहाँ H प्लस देगा NH3 को, तो NH4 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4 प्लस बन जाएगा, और वाटर से H प्लस निकलने के बाद OH माइनस आ जाएगा। तो इसको कंबाइन फॉर्म में आप NH4OH लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? NH4OH। दिस इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये कैसा बेस है? ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या कहते हो? इज इट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, हाँ रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है ना। इसके बारे में इतना तो होना ही चाहिए आपको पता। अरे भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, जो अमोनिया अमोनिया से निकले होते हैं, अमोनिया के जो भी खानदान के कोई भी हो, है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं, है ना। अमोनिया और उसके जो भी डेरिवेटिव है, NH4OH अमोनिया का ही तो डेरिवेटिव है। अमोनिया ने जब वाटर के साथ रिएक्शन की तभी तो क्या बना आपका? NH4OH बना है ना। तो ये क्या होता है? वीक बेस होता है। उसके अलावा अमोनिया है वो अपने हाइड्राइड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। आप जानते हो अमोनिया के बारे में। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है और अमोनियम सोल्ट बना सकता है एसिड के साथ। जैसे मैं एक रिएक्शन दूं आपको, ये तो एक NH3 प्लस HCl के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। HCl इसको H प्लस देगा, है ना, तो NH4 प्लस बन जाएगा और Cl माइनस, है ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। वैसे आप H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, अमोनिया प्लस H2SO4, तो H2SO4 2H प्लस देगा। कितने H प्लस देगा? 2। तो आपको कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे ना। एक अमोनिया एक H प्लस लेगा, तो 2 अमोनिया 2H प्लस लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनिया है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सोल्ट बना सकता है। क्या बना सकता है? अमोनियम सोल्ट बना सकता है। हाँ जी, क्लियर है? ओके, अब देखो हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स है ना, उनमें जो जेई में एडवांस में थोड़ा वो ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आपके एक चैप्टर है नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए, सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, ये एक अलग से चैप्टर है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसमें भी इसकी कुछ अमोनिया की वो रिएक्शन यहाँ पे आती है, तो मैं वो भी साथ में कवर करवा रहा हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ वही रिएक्शन को पढ़े जिन पे स्टार लगा हुआ है नोट्स में, या फिर जो भी नीट के स्टूडेंट है या तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, या मैंने जो स्टार मार्क किया है सिर्फ वही रिएक्शन पढ़े, बाकी की रिएक्शन आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आप याद आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, बस एक बार मैं करवा तो सभी रहा हूँ, बस आप देख लेना। ठीक है, और मैं बता दूंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल आयंस विथ विथ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया NH4OH,
एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है ना, एक्वस अमोनिया बोले या NH4OH बोले। देखो मेटल आयन से वो एक्वस अमोनिया के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। सबसे फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। देखो देखो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे मेटल आयन होते हैं जो अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होंगे, इनसोल्यूबल, मतलब प्रेसिपिटेट बनाएंगे, पूरी तरह से सोल्यूबल होते नहीं है। हाँ जी, और कुछ ऐसे मेटल आयन होते हैं जो अमोनिया के सॉल्यूशन में क्या होते हैं, पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं और एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम इनसोल्यूबल वाले देखते हैं ना, वो मेटल आयन जो अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट है metal ions which form PPT with aqueous NH4OH। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल आयन है जो NH4OH के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे। वो कौन कौन से, एक बार मैं सारी लिख देता हूँ। एक तो क्रोमियम+3, एक एल्यूमिनियम+3, एक Fe+3 ले लो या Fe+2 ले लो, आयरन के दोनों आ जाएंगे, फेरस और फेरिक। Mn+2, Pb+2, Sn के दोनों आ जाएंगे, Sn+2 भी आ जाएगा और Sn+4 भी आ जाएगा। इसके अलावा एक एंटीमनी का ऑक्साइड Sb2O3, इसके अलावा बिस्मिथ आयन बिस्मिथ+3 और Mg+2। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन है वही आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ज्यादा मतलब ध्यान में रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ आयंस की, लगभग सारी की लिख देता हूँ। देखो इसमें जो Al+3 और जो क्रोमियम+3 है ना, ये पार्शियल सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये मतलब प्रेसिपिटेट तो बनाते हैं पर उतना मतलब पावरफुल प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सोल्यूबल होते हैं, पार्शियल सोल्यूबल रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास Fe+3 की रिएक्शन। ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, यदि आप Fe+3 आयन की रिएक्शन, ध्यान देना, Fe+3 की बात कर रहा हूं मैं, आयरन की बात नहीं कर रहा, गलत कर दोगे। यदि आप आयरन की रिएक्शन करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, Fe+3 आयन है। अब Fe+3 का मतलब कुछ भी हो सकता है, फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है और FeOH का होल थ्राइस भी हो सकता है ना। ये आयन है, मेटल और मेटल आयन में डिफरेंस होता है। तो जो Fe+3 है, इसकी रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ कराओगे, एक्वस अमोनिया के साथ कराओगे, तो एक पीपीटी बनती है ना। और जो पीपीटी का सेम फॉर्मूला होता है जैसा रस्ट ऑफ आयरन का होता है, आयरन की जो रस्ट का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है वो Fe2O3.XS2O का बनता है। हाँ जी, ठीक है, प्लस अदर प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो इस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होता है, ठीक है, कलर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का क्या कलर हो सकता है इस प्रेसिपिटेट का, रस्ट ऑफ आयरन जैसा ही है, सेम ही है। हाँ, कैसा कलर होता है, हाँ रेड ब्राउन कलर होता है, शाबाश, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर ना, ज्यादा सही बोले तो रेडिश ब्राउन, है ना, तो रेड ब्राउन कलर का होता है। तो ये नीट के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आगे, क्रोमियम, क्रोमियम का लेते हैं कोई कंपाउंड, Cr+3, है ना, बैलेंस करने के लिए आपने Cl3 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, CrCl3 ले लो या Cr+3 ले लो, एक ही बात है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसकी रिएक्शन आप एक्वस अमोनिया से कराओगे NH4OH के साथ, X वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, X क्या है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। X की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो CrCl3+3NH4OH, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है किसका, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का। किसका बनता है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनती है। देखो ये लेबोरेटरी में होते हैं सारे टेस्ट। ठीक है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनती है और बाकी अमोनियम आयन है वो Cl- के साथ जुड़ के NH4Cl बना देता है। इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या हो सकता है, मैंने कल ही आपको बताया था, क्रोमियम के जो मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं उनका कलर कैसा होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है। हाँ ग्रीन।
ग्रीन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम आयन Al+3 आयन को देखते हैं, AlCl3 के बारे में देखते हैं, है ना, Al+3 आयन के बारे में, AlCl3 प्लस NH4OH। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की जो पीपीटी बनेगी वो बनेगी AlOH का होल थ्राइस की पीपीटी बनेगी। ठीक है, हाँ जी, प्लस NH4Cl आ जाएगा। तो देखो एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, जिंक के हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होगा हमेशा। जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, इनके हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है जो पीपीटी का, वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। क्या रहेगा आपका? व्हाइट रहेगा। ओके, वैसे ही Mn के बारे में देख लेते हैं, Mn+2 के बारे में, Mn+2 प्लस NH4OH। तो यहाँ मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बन जाएगी। देखो रिएक्शन तो बहुत ही आसान है बनाना, बट कलर थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की जो पीपीटी है उसका कलर होता है पिंकिश व्हाइट। क्या होता है? पिंकिश व्हाइट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बफ कलर भी बोलते हैं इसको, बफ कलर। ठीक है, पिंकिश व्हाइट को हम बफ कलर भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे आगे और देख लेते हैं कुछ और। हम Fe+2 के बारे में देखते हैं। +3 के बारे में तो हमने देख लिया है, रेडिक्स ब्राउन बना था। Fe+3 की आप NH4OH से रिएक्शन कराओगे तो FeOH का होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बनेगा, और जिसका कलर होता है वो डर्टी ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन। नेक्स्ट देखो अगला, HgCl2 प्लस NH4OH। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, नॉन मेडिकल के लिए, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको याद करके रखना है, बिकॉज ये सोल्ट एनालिसिस के अंदर है। देखो ये HgCl2 है, इसका नाम होता है केलोमल, केलोमल नाम होता है इसका, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? देखो केलोमल है, उसकी रिएक्शन आप एक्वस अमोनिया से कराओगे तो एक तो ये मरकरी बनाएगा प्लस HgNH2Cl बनाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट आपका ही आ जाएगा NH4Cl प्लस Cl2। अब आपको इसी पे फोकस करना है, यही प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे, HgNH2 की, है ना, दोनों का जो कलर होता है मिला के होता है ग्रे कलर। ठीक है, तो यहाँ ग्रे कलर बनेगा। एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल वाले में एक लास्ट और है हमारे पास पीपीटी। देखो K2HgI4। अब ये जरूरी नहीं है सबको याद होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा ही मारना, एक बार आप पढ़ते जाओ याद हो जाएंगे। जो एनसीईआरटी वाली है 2-4 रिएक्शन, उसको तो आपको याद करना ही करना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, K2HgI4 के साथ देखो, K2HgI4 का नाम होता है नेशनल रिएजेंट, नेशनल नेशनल रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप एक्वस अमोनिया के साथ कराओगे, मतलब NH4OH के साथ कराओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका NH2HgOHgI। ठीक है, प्लस अदर प्रोडक्ट भी बनेगा, हमें इस मेन पे फोकस करना है। इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और उसका नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ठीक है, IMB भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट पे। ठीक है, तो नेशनल रिएजेंट की रिएक्शन आप एक्वस अमोनिया से कराओगे या अमोनिया प्लस केवच से कराओगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, हाँ, अमोनिया प्लस बेस से कराओ या एक्वस अमोनिया से कराओ तो एक ही बात है, बनने वाला जो कंपाउंड है वो आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस होता है, उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। हाँ जी, तो ये तो वो थे जो कि क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आयरन वाली रिएक्शन, Fe+3 वाली याद करनी है आपको, Al+3 वाली याद करनी है। ठीक है,
बाकी याद होती है तो ठीक है, नहीं होती तो रहने दो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अब आगे वाली है वो तो आपको याद हो जाएगी, वो ज्यादा नहीं है ना। सोल्यूबल कौन कौन सी होती है, ठीक है, इनके बारे में तो आपको याद करना ही करना है। 3 रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। केस 2 हम पढ़ते हैं, देखो केस 2 हमारा क्या कहता है, कुछ ऐसी मेटल्स होती है, मेटल आयन होते हैं, जो पहले तो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बट आप जैसे ही एक्सेस में आप एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेटल आयंस which are soluble in excess aqueous NH3, excess aqueous NH3। ऐसे कौन कौन से मेटल आयन है, एक तो Zn+2 है, एक कॉपर +2 है, दोनों पास पास ही आते हैं तो आपको याद भी रह जाएंगे। इसके अलावा Ag+ है ना, कॉपर के नीचे आता है। Ni+2 है ना, ये भी पास पास ही आते हैं ना कॉपर के पास। Cobalt+3 और कैडमियम+2, ठीक है। ये वो मेटल आयन है जो कि क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उनमें आपको कौन कौन से ज्यादा याद रखने, एक तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में ही रखने हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी है ना, कॉपर वाला और Ag+ वाला तो एनसीईआरटी में है, Zn+ वाला है नहीं, तो वो तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा। तो उनमें रिएक्शन कैसी होती है देखो, देखते हैं। सबसे पहले Zn+2 की बात करते हैं। Zn+2 प्लस एक्वस अमोनिया, पहले बनती है पीपीटी, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड की बनेगी पीपीटी, और मैंने कलर बता भी दिया है ना, एल्यूमिनियम और जिंक की पीपीटी का जो कलर होता है हाइड्रोक्साइड की, वो व्हाइट पीपीटी बनती है। अब ये यदि आप इसमें एक्सेस में अमोनिया ऐड करते हो ना, एक्सेस में आप NH4OH ऐड करते हो, तो ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। क्या बनेगा, ZnNH3 का होल 4+, ठीक है। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है ना, जिंक है वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, किसी भी लाइगेंड के साथ, ठीक है। मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होना चाहिए, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। देखो इसमें Zn+2 पे, इसमें Zn+2 आयन है, क्या उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है Zn+2 में, नहीं है ना। Zn+2 क्या रहेगा इसमें, 3d10 रहेगा, है ना। Zn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 होगा, उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। क्योंकि Zn+2 है, ये 3d10 रहेगा, ये क्या है, फुल फील्ड है, इसलिए कोई कलर नहीं होता, ठीक है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी कलर शो करेंगे। वैसे देखो Copper+2 के बारे में देख लेते हैं। Copper+2 है, जब एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, पहले जो पीपीटी बनती है वो ब्लू बनती है, हाइड्रोक्साइड की, CuOH का होल ट्वाइस की ब्लू पीपीटी बनती है, ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, और इसके अंदर आप एक्सेस में एक्वस अमोनिया ऐड कर देते हो तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिंक की तरह ही, CuNH3 का होल 4+2, और इसका कलर होता है डीप ब्लू। क्या होता है, डीप ब्लू, है ना। क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि Copper+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 3d9 होगा, और 3d9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। वैसे एक लास्ट आज के लिए देखते हैं, Ag+ वाला, ठीक है, Ag+ है ना। यदि आप Ag+ की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, एक्सेस एक्वस अमोनिया के साथ, तो Ag है वो भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2 होती है ना, यहाँ पे 2 ही लिगेंड आएंगे, बिकॉज 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये सब चीजें ना आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ +1 चार्ज आएगा, तो Ag+ है, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे Ag+ में, बोलो। Ag+ में हाँ 0 रहेंगे, तो ये भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करके आना है कल, है ना। वी मीट टुमारो, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। थैंक यू, सी यू सून।